नमस्कार। हम लोग बात कर रहे थे कंपनी के द्वारा उनके प्रशासन में लाए गए संवैधानिक सुधारों की। इस सीरीज में हम लोगों ने बात कर लिया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में और 1781 के बंगाल जुडिकेचर एक्ट के बारे में। आज हम लोग बात करेंगे 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में। आइए एक एक करके इसकी मुख्य बातों और मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करने की कोशिश करें। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट को लाने की जरूरत पड़ी क्यों। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से पहले की स्थितियां काफी खराब हो गई थी। कंपनी के प्रशासन में कंपनी में भ्रष्टाचार काफी हद तक बढ़ चुका था, जिस पर अंकुश लगाने के लिए ब्रिटिश संसद ने एक गुप्त समिति और एक प्रवर समिति का गठन किया। लॉर्ड नॉर्थ की अध्यक्षता वाली गुप्त समिति की अनुशंसाओं के आधार पर रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को लाया गया। धीरे धीरे ब्रिटिश सरकार कंपनी पर अपना नियंत्रण स्थापित करना चाह रही थी। इस दिशा में सबसे पहला प्रयास 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में हमें देखने को मिला। सबसे पहली बात जो थी 1700 अभी तक के प्रयासों में, उसमें गवर्नर जनरल को व्यक्तिगत रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया था। जैसे वह परिषद की सहमति के बिना प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई निर्णय नहीं ले सकता था। कोई भी निर्णय बहुमत से लिया जाता था इसके द्वारा परिषद के सदस्यों की सहायता से। दूसरी बात जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में हुई थी कि निदेशक मंडल को राजस्व से संबंधित या अन्य किसी मामले से संबंधित यदि सपरिषद गवर्नर जनरल की तरफ से पत्र आते थे तो उनको ब्रिटिश सरकार के समक्ष प्रस्तुत करना पड़ता था। यथास्थिति जो भी विभाग संबंधित हुआ करते थे उस विभाग को देना पड़ता था। तीसरी बात, गवर्नर जनरल और गवर्नरों की नियुक्ति का अधिकार तो निदेशक मंडल को दिया गया था और पदच्युति का भी अधिकार दिया गया था, लेकिन परिषद के सभी सदस्यों की नियुक्ति या पदच्युति का अधिकार सिर्फ और सिर्फ सम्राट को था। इस प्रकार गवर्नर जनरल और निदेशक मंडल पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण ब्रिटिश सरकार के द्वारा आरोपित करने की कोशिश की गई। फिर आया 1781 का बंगाल जुडिकेचर एक्ट। उसमें मुख्य रूप से 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में व्याप्त दोषों को दूर करने का प्रयास किया गया। नियंत्रण को और सुदृढ़ कैसे बनाया जाए, इस दिशा में सोचते हुए ब्रिटिश सरकार ने एक विधेयक प्रस्तुत किया था जो हाउस ऑफ कॉमन्स से तो पास हो गया, हाउस ऑफ कॉमन्स से पास हो गया, लेकिन हाउस ऑफ लॉर्ड से पास नहीं हो सका। फलतः नॉर्थ और फॉक्स की मिलीजुली सरकार, नॉर्थ और फॉक्स की गठबंधन की सरकार का विघटन हो गया। यह पहली बार था और अंतिम बार भी जब किसी भारतीय मुद्दे पर ब्रिटिश सरकार का विघटन हुआ, पतन हुआ। इस विधेयक के अनुसार राजनीतिक मामलों की देखरेख करने के लिए एक समिति का गठन किया जाना था जिसमें 7 आयुक्त होते। और इनके अधीन 9 उप निदेशकों से एक परिषद का गठन किया जाना था जो कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्यों के लिए उत्तरदायी होते। लेकिन अफसोस यह पारित नहीं हो सका हाउस ऑफ लॉर्ड से और पुरानी गठबंधन की सरकार का विघटन हुआ और नई सरकार अस्तित्व में आई।
नई सरकार भी कहीं न कहीं पुरानी सरकार की सोच के नक्शे कदम पर चलने का प्रयास करने वाली थी और इसी प्रयास में उसने पिट्स इंडिया एक्ट 1784 को पारित कर दिया। आइए इसकी प्रमुख बातों पर हम लोग आज प्रकाश डालते हैं। सबसे पहले एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल नियंत्रक मंडल का गठन किया गया था जिसमें 6 सदस्य हुआ करते थे। एक चांसलर ऑफ एक्सचेकर, दूसरा राज्य सचिव और राज्य सचिव के द्वारा चुने गए प्रीवी काउंसिल के 4 अन्य सदस्य। चांसलर ऑफ एक्सचेकर, दूसरा राज्य सचिव और राज्य सचिव के द्वारा मनोनीत प्रीवी काउंसिल के 4 सदस्य। इसकी एक विशेषता थी कि नियंत्रक मंडल या बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जो प्रमुख हुआ करता था, अध्यक्ष हुआ करता था, वह निश्चित रूप से अनिवार्यतया ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य हुआ करता था। ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य हुआ करता था। अब देखिए किस प्रकार कंपनी के कार्यों पर नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की गई। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत एक परिषद का गठन किया गया था, यह हम सभी जानते हैं। गवर्नर जनरल की सहायता करने के लिए इस परिषद में 4 सदस्य हुआ करते थे। इन 4 सदस्यों की नियुक्ति और पदच्युति का जो अधिकार था वह सम्राट के पास हुआ करता था। इसको यथास्थिति रहने दिया गया। इससे गवर्नर जनरल पर प्रतिबंध आरोपित कर दिया गया। दूसरा, इस नियंत्रक मंडल गवर्नर और गवर्नर जनरल और गवर्नर इन दोनों की नियुक्ति और पदच्युति का अधिकार पहले निदेशक मंडल को हुआ करता था जिसमें 24 सदस्य हुआ करते थे। लेकिन इस बार स्थितियां बदल गई। नियुक्ति और पदच्युति का जो पहले अधिकार निदेशक मंडल को दिया गया था उसको बदलकर अब इनकी नियुक्ति का अधिकार तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास रहने दिया गया। लेकिन पदच्युति का अधिकार सम्राट को दे दिया गया। पदच्युति का अधिकार बोर्ड ऑफ कंट्रोल को दिया गया जो प्रत्यक्ष रूप से सम्राट के नियंत्रण में था। इस प्रकार निदेशक मंडल पर भी अंकुश लगा दिया गया। तीसरी प्रमुख बातें जो थीं कि निदेशक मंडल से राजस्व, सैनिक तथा असैनिक मामलों को बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास दे दिया गया। इस प्रकार निदेशक मंडल का कार्य
एक कार्यक्षेत्र बहुत सीमित करते हुए नियंत्रक मंडल की सर्वोच्चता निदेशक मंडल पर आरोपित की गई। यह व्यवस्था जो दोहरी प्रकृति की थी, यह 1858 के भारत शासन अधिनियम तक चलती रह गई। नियंत्रक मंडल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जो वेतन हुआ करता था, वह ब्रिटिश संसद के द्वारा निर्धारित और ब्रिटिश संसद द्वारा निर्धारित और ब्रिटिश सरकार द्वारा ब्रिटिश राजस्व से वहन किया जाता था। इसका भारतीय राजस्व से कोई संबंध नहीं था, इनके वेतनों का। भारत में भी इसका प्रभाव पड़ा, भारतीय प्रशासन में भी इसका प्रभाव पड़ा। गवर्नर जनरल की परिषद में, अर्थात बंगाल प्रेसिडेंसी, गवर्नर जनरल की परिषद में सदस्यों की संख्या रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 4 कर दी गई थी, जिसको पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत घटाकर 3 कर दी गई। अब रेगुलेटिंग एक्ट में सिर्फ सामरिक मामलों में बंगाल और मद्रास प्रेसिडेंसियां बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन रखी गई थीं, लेकिन इस बार प्रत्येक मामलों में कोई निर्णय लेने से पहले उनको बंगाल प्रेसिडेंसी के सपरिषद गवर्नर जनरल से अनुमति लेना अनिवार्य बना दिया गया। इस अधिनियम में ही कहा गया था कि इंग्लैंड की भारत में कंपनी के क्षेत्र विस्तार की जो नीति व्याप्त है या उत्पन्न हो चुकी है, वह इंग्लैंड की नीतियों के खिलाफ है। इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। चूंकि तीसरी बात, सपरिषद गवर्नर जनरल अब किसी भी सामरिक कार्य के लिए नियंत्रक मंडल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल से अनुमति लेता, यह उसके लिए अनिवार्य कर दिया गया था। चूंकि यहां पर एक तरीके से गवर्नर जनरल को तो परिषद के प्रति उत्तरदायी बना दिया गया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत, लेकिन सामरिक मामलों में वह स्वतंत्र था। गवर्नर जनरल की परिषद से गवर्नर जनरल स्वतंत्र था, परिषद से सलाह मशवरा करके वह स्वतंत्र रूप से सामरिक कार्य भारत में कर सकता था। लेकिन इस बार उसे इंग्लैंड में स्थित नियंत्रक मंडल से अब अनुमति लेनी पड़ती थी। यहाँ परिषद में निर्णय लेने के बाद उसे नियंत्रक मंडल से अनुमोदित करवाना अनिवार्य हो गया। इस प्रकार उसकी सैनिक शक्ति भी कहीं न कहीं छीन ली गई। अब वह औपचारिक प्रमुख हो गया भारतीय प्रशासन का भारत में। हर चीज के लिए उसे इंग्लैंड में स्थित परिषदों से अनुमति लेनी पड़ती थी। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए वॉरेन हेस्टिंग्स ने इसका विरोध किया 1785 में। इस अधिनियम के आने के लगभग 1 वर्षों के बाद, जिसके कारण उस पर अभियोग चलाया गया। इस अभियोग की जांच कर रही समिति का अध्यक्ष एडमंड बर्ग को बनाया गया था।
ये वही एडमंड बर्क हैं जिनको 1781 के बंगाल जुडिकेचर एक्ट से संबंधित गुप्त प्रवर समिति का अध्यक्ष बनाया गया था, जिनकी अनुशंसाओं के आधार पर अंततोगत्वा बंगाल जुडिकेचर एक्ट लाया गया था। हालांकि इसको 1798 में दोष मुक्त कर दिया गया वॉरेन हेस्टिंग्स को। ये थी पिट्स इंडिया एक्ट 1784 की बातें। अगले वीडियो में हम लोग कुछ नया सीखने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।